ओके, होपफुली कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक चल रही होगी। और कल की क्लास में हम लोगों ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में मैं ड्रॉप करके गया था कि आप उसका आंसर्स हमें आज की क्लास में बताएंगे। और अगर आप में से किसी को भी कल की क्लास में से कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है तो जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए ड्रॉप किया था उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, देन आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेकेंड लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होने वाली है। और इंटायरली आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे क्या होगी, बेस्ड होगी। बिकॉज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीनोमिक्स के बारे में, राइट। तो जीनोमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने उसके ब्रांचेज हैं, और उस जीनोमिक्स के अलग अलग ब्रांचेज से क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से गैदर कर सकते हैं, और जीनोमिक्स की जो ब्रांच है उसके डेवलपमेंट का एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से मेथड्स आए हैं आपके जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे विद ग्राफिकल फिगर के हेल्प से भी, और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी। ओके, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से जो लोग कल की क्लास को अटेंड किए हुए हैं वो मेरे उस सवाल का आंसर थोड़ा ब्रीफ करें जिस क्वेश्चंस को मैंने कल आपके ग्रुप में दिया हुआ था। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या आपको वो क्वेश्चंस याद हैं कि मैंने कल क्या क्या सवाल पूछा था। कल क्लास में आदर्श भी थे, दृश्या भी, मोना भी, और वर्षा भी, और अमित भी, पाँचों लोग थे। सो सवाल क्या था? संडे को करेंगे डिस्कस उन क्वेश्चंस के लिए जो कि मैंने आपको पीडीएफ में लास्ट में दिया था। 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, और जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया छोड़ा था वो उसका आंसर मुझे आज चाहिए। मैंने ये बोला था क्लियरली। वेरी गुड। तो बताना चाहेंगी? Very good. So the question was that is why 16S rDNA is used for molecular identification of a bacteria, and it is if it is a conserved sequence, then how it is unique for each and every species of a bacteria, and it is a conserved sequence. So my question is that. So was that. सो अगर अभी आप लोग उसको बताने की कंडीशन में तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास के लास्ट में फिर इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका आंसर भी आपको बता के जाएंगे। ठीक है, फाइन रहेगा। ओके। ओके, होपफुली कि अभी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है? ओके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, राइट नाउ अब क्या दिख रहा है? ओके ओके ओके, पीपीटी। ठीक है फिर, ओके। और आवाज़ भी ठीक से सुनाई दे रहा है? सो एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, सो वी कैन स्टार्ट नाउ द क्लास। ओके। सो आज हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेकंड लेक्चर है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया और इन्फॉर्म कर दिया। और आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सारा टॉपिक हम लोग आज डील करने वाले हैं, वो है टोटली आपका जीनोमिक्स के बारे में, राइट। सो जीनोमिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले सवाल यहाँ पर आता है कि जीनोमिक्स की को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, और क्या ये बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिल सकता है, क्या ये भी कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही कोई एक नया ब्रांच है, या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जैसा कि आपको नाम में ही दिखाई दे रहा है, जीनोम से बना है ओमिक्स, मीन्स जीनोम से ही बना है मिक्स। तो जीनोमिक्स का मतलब सिंपली यही हो जाता है कि लाइफ साइंस का, या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस किस तरीके का, लाइक एज उनके सीक्वेंस के बारे में, लाइक एज उनके द्वारा कोड किए जाने वाले प्रोटीन के बारे में, लाइक एज उनके प्रोटीन के सीक्वेंस के बारे में, अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस के बारे में, उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जिस लाइफ साइंस के ब्रांच में डील किया जाता है उसको आप टेक्निकली जीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ जीनोमिक्स? दैट इज़ द स्टडी ऑफ अ
Analysis of a genome of any organism, like as their nucleotide sequences, their amino acid sequences, their proteins, and their number of genes, their structure of the proteins, and their functions, and their role in the body development or organs development, right? So all these things are studied in the जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स एक सिंपल ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग ये सब के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वाइट इज इम्पॉर्टेंट एंड वाइट देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अ जीनोमिक्स, राइट। सो वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सबसे स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मॉलिकुलर बायोलॉजी का ही ये सब क्या है, सॉरी, मॉलिकुलर बायोलॉजी का ये सब क्या है, आपके ब्रांचेज हैं। और मॉलिकुलर बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस बन करके चलते आए हैं, जैसे लाइक आप पढ़ेंगे जीनोमिक्स के बारे में, प्रोटियोमिक्स के बारे में, ओमिक्स के बारे में, राइट, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के बारे में, ये सारे अलग अलग है। इतना ज़्यादा वास्ट आपके इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा होते जा रहे हैं और इतने हाई हाई लेवल पे कि एक ही ब्रांच में सारी चीज़ों को सम अप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ वाई उसको क्या किया जा रहा है, सेपरेट आउट किया जा रहा है। तो जीनोमिक्स में आप जो स्टडी करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपको जीनोमिक्स के बुक में मिलती है पढ़ने के लिए, वो यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम का क्या ऑर्गेनाइजेशन है और कितना उसका लेंथ है जीनोम का, और उस जीनोम से इनकोड होने वाले जो एमआरएनए हैं वो क्या है, उस एमआरएनए से बनने वाले जो आपके प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस है, क्या क्या उनका रोल है, और इस जीनोम में जो आपके जीन हैं उनका उनका नंबर कितना है, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशंस है, कितने टाइप के जीन पाए जाते हैं, कौन से टाइप के जीन से कौन सी एमआरएनए बन रही है, उससे कौन से टाइप के आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है, आपको मिलता है जीनोमिक्स के अंदर में, राइट। सो आज की जो क्लास होगी हमारी इसी जीनोमिक्स को लेकर के है कि जीनोमिक्स से हम क्या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे लिए ये यूजफुल है। तो सिंपल स्टेटमेंट में अगर हम लोग बात को यहाँ पे समझे तो यही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करता है, दैट इज अ प्रोटीन पे। किस पे करेगा, प्रोटीन पे। सिंपली कैसे, आपकी बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, चाहे जैसे लाइक एज हमारा हेयर दिखाई दे रहा है, हमारे आई का कलर दिखाई दे रहा है, हमारा स्किन का कलर दिखाई दे रहा है, हमारे स्किन का जो कंपोनेंट है वो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। जैसे अगर बात करें तो हमारे हेयर में कौन सी प्रोटीन है, लाइक एज कीराटिन प्रोटीन, राइट। अगर आपकी स्किन की बात करें तो कौन सी प्रोटीन है, दैट इज द मिलानिन प्रोटीन, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट को बनाने के लिए क्या है, आपका प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, pigment is also a protein. Hemoglobin is a pigment or protein. Hemoglobin is also pigment. Chlorophyll is also pigment. Chlorophyll is also a protein. Proteins, pigments are basically nature in proteins. Okay. Pigment, pigment जो classifications किया गया, that is why because there is a color. Pigment means having a molecule having their specific color. Yeah. पिगमेंट का जो नाम दिया गया वो जस्ट बिकॉज द प्रोटीन हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक कलर, दैट इज नोन एज द पिगमेंट। बट केमिकली अगर देखा जाएगा तो उनका नेचर कैसा होगा, दैट इज द प्रोटीन नेचर के होंगे, लाइक एज हीमोग्लोबिन है, और लाइक एज मायोग्लोबिन है, लाइक एज क्लोरोफिल है, लाइक एज मिलानिन प्रोटीन है, ये भी आपका क्या है, पिगमेंट है। ओके। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो उसके ऑर्गन्स हैं, चाहे वो उसके टिश्यूज हैं, या फिर कोई ऑर्गन सिस्टम है, या पूरी कंप्लीट बॉडी है, उस बॉडी को बनाने में सबसे मेजॉरिटी इन्वॉल्व होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एंजाइम्स हैं और प्रोटीन्स हैं। और इन दोनों का ही फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, दैट इज द जीनोम से हो रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को समझने में और उसके सिग्निफिकेंस, उसके रोल को समझने के लिए आपको रिवर्स फॉर्म में जाना पड़ता है। आपको जाना पड़ता है कि कौन सा प्रोटीन है, उसके लिए कौन सा एमआरएनए है, उसके लिए कौन सा जीन है, उसके लिए कौन सा डीएनए का सीक्वेंस है। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं। तो सवाल आता है कि क्या बेनिफिट होगा अगर हमने ये जान ही लिया, सपोज मान लिया कि ये कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई एक्स एमआरएनए है, और एक्स एमआरएनए को इनकोड करने के लिए जो जीन है वो मान लीजिए यहाँ पे क्या, दैट इज द स्मॉल ए है, और ये आपके डीएनए का पार्ट है। व्हाट विल हैपन अगर हमने ये जान ही लिया कि फलाना प्रोटीन फलाने काइंड के एमआरएनए से बन रहा है और फलाना एमआरएनए इस तरीके से जीन से कोड किया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको आंसर देना होता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के
जीनोम की प्रोफाइलिंग के बारे में जानते हैं और अगर हमें ये पता होता है कि हाँ, ये वाला जीन का सीक्वेंस ये वाले प्रोटीन को बनाता है और ये वाला प्रोटीन उसके इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेफ़िनिटली उसके लाइफ़ में, उसके पूरे जर्नी में कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, आप उसके बारे में उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। तो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे ज़रूरत है जीनोमिक्स को एक्सप्लोर करने का और उसको समझने का और देखने का कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। ओके, सो कुछ बेसिक्स यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट्स हैं। जीनोमिक्स इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ बायोलॉजी फोकसिंग ऑन द फंक्शन स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन, मैपिंग एंड एडिटिंग ऑफ अ जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को एडिट करना, उनको मैप करना, उनका एवोल्यूशन जो हो रहा है उनके पैटर्न को जानना, उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने फंक्शंस को जानना और उनके स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए जिस ब्रांच में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको आप जीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द जीनोम? ये सवाल आपसे बहुत बारी पूछा जा चुका है और आप पहले से जानते भी होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या तो आप हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं या कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम फाइनली किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए के बारे में बताता है और बताता है कि हाँ, उस ऑर्गेनिज्म में कितने आपके डीएनए पाए जाते हैं और उनका क्या ऑर्डर है और उन सारे डीएनए पे कितना आपका क्या है, दैट इज द जीन है। So what is the genome? Genome means what? A genome is an organism's complete set of a DNA. किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ जो डीएनए होगा उसको आप क्या बोलते हैं? जीनोम के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के केस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं? 46 हैं, राइट? तो 46 जो क्रोमोजोम्स हैं उन सभी क्रोमोजोम्स के बारे में अगर आपको एक सीक्वेंस में ऑर्डर में क्या किया जाए, स्टडी कराया जाए या दिया जाए, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? दैट इज द जीनोम कहलाएगा, राइट? तो आपने आपने पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो 46 क्रोमोजोम्स हैं उन सबके उनके सबकी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है और आपको बताया जा चुका है कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन कौन से क्रोमोजोम में पाए जाते हैं और सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ जीन कौन से क्रोमोजोम में पाए जाते हैं, सबसे बड़ा क्रोमोजोम्स कौन सा है, सबसे छोटा क्रोमोजोम्स कौन सा है, आपके पूरे 46 क्रोमोजोम्स को कितने ग्रुप पे डिवाइड किया गया है और उनको डिवाइड करने के लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया रखी गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप जब एचजीपी मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस मिलती है। इमेजिन कीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी है और कितनी डेप्थ की है। आज के डेट में आप बड़े कॉन्फिडेंसली ये बोल पाते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी नंबर ऑफ फंक्शनल जीन हैं और आप ये भी बोल पाते हैं कि हाँ, इस वाले क्रोमोसोम पे इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। सोचिए ये कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द जीनोमिक्स के अप्रोचेस से, जीनोमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स से और उनके मेथडोलॉजी से। तब जा कर के इतने बड़े टारगेट को 10 साल 11 साल के इन्वॉल्वमेंट से इस चीज़ को कंप्लीट किया गया। सो जीनोम के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। जीनोम आपको बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होगा उसको हम लोग जीनोम के नाम से जानते हैं। Genomics also involve the sequencing and analyzing of a genome through uses of a high throughput DNA sequencing and bioinformatics to assemble and analyze the function and structure of an entire genome. जेनोमिक्स के बारे में थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन आपको दिया जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम का पूरी सीक्वेंसिंग की जाती है, उसकी एनालिसिस की जाती है। सीक्वेंसिंग करने के लिए बहुत हाई एंड के मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंट वे में उसको सीक्वेंसिंग किया जा सके और उसको असेंबल किया जा सके, उसको एक दूसरे से लिंक किया जा सके, बताया जा सके कि मान लीजिए पूरा यहाँ पे जो आपका जीनोम का ऐसे क्वेंच बनता है वो एक सपोज है अलग अलग आपके क्या हैं जीन्स के पार्ट हैं जिसे आप ORF के नाम से भी जानते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो क्या ये जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं? आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है जीन इंटरेक्शंस, 1 जीन इंटरेक्शंस, 2 जीन इंटरेक्शंस एंड 3 जीन इंटरेक्शंस। तो बेसिकली ये जीनोमिक्स में आपको ये भी जानने को मिलता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के जो जीन हैं उनका आपस में इंटरेक्शंस कैसे है। जैसे आप जब मैपिंग करते हैं तो उस मैपिंग में आपको बताया जाता है और आपको पढ़ाया भी जाता है कि हाँ, एक जीन दूसरे जीन से कितना डिस्टेंस पे लोकेट करता है,
क्या उनका एक्सप्रेशन दूसरे वाले जीन के प्रेजेंस एंड एब्सेंस से अफेक्ट होता है? क्या दूसरा कोई जीन उनके फंक्शंस को रिलेट कर सकता है या हैम्पर कर सकता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप बेसिकली जीनोमिक्स के अंदर में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एडवांस वर्जन में अगर डेफिनेशन देखा जाए जीनोमिक्स का, तो आप बता सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसको असेंबल किया जाता है इस तरीके से जिससे हमें पता चल सके कि जीन्स का फंक्शंस क्या है और उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनके उस जीनोम में, दैट मीन्स डीएनए में, राइट। यहाँ पे आपको ग्राफ के हेल्प से समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेसिकली सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये जीनोम है और उस जीनोम में क्या है, आपका डीएनए का पार्ट है। डीएनए के पार्ट में आपके क्या होगा, जीन्स होगा और उस जीन से कोई पर्टिकुलर एमआरएनए इनकोड की जाएगी और उस एमआरएनए से बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो हो सकता है कि आपका प्रोटीन हो और या हो सकता है आपका एंजाइम हो। और ये प्रोटीन और एंजाइम ही मिल करके बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं जिससे कि बॉडी का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जीनोमिक्स का जो आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो यही है कि पहले इंटरनली पूरा आपका क्या होगा, दैट इज द जीनोम होगा और उस जीनोम से आप देखेंगे क्या, दैट इज द डीएनए और उस डीएनए में क्या होगा आपका जीन और जीन से क्या बनेंगे आपके एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनेगा आपका प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके स्ट्रक्चर्स में या फंक्शंस में क्या करती है, इन्वॉल्व होती है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्ट ऑफ अ जीनोमिक्स। कौन कौन से इसके आर्म्स हैं और क्या क्या उनके पॉसिबल ब्रांचेज हैं जिससे कि जीनोमिक्स के अलग अलग एरिया में इंफॉर्मेशन को क्या कह सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। तो टेक्निकली आप इनको पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर आप इनको टाइप्स ऑफ जीनोमिक्स के नाम से भी जान सकते हैं या ब्रांचेज ऑफ जीनोमिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। वॉट एवर द सुटेबल टर्म्स आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे, अगर आप राइटअप करने के लिए आता है तो आप ब्रांचेज ऑफ जीनोमिक्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर पहला है फंक्शनल जीनोमिक्स। नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आता है कि ये जीनोमिक्स का ऐसा ब्रांच होगा जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की एनालिसिस की जाएगी और उनके द्वारा बनने वाले जो प्रोटीन्स होंगे उन प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। ऐसे ब्रांच ऑफ जीनोमिक्स को आप फंक्शनल जीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। So, functional genomics is a field of a molecular biology that attempts to make use of the vast wealth of data produced by the Genomics Project to describe genes, functions and interactions. ये जीनोमिक्स का एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के बारे में स्टडी की जाती है कि वो जीन किस तरीके से फंक्शंस कर रहा है और उनका इंटरेक्शन से दूसरे जीन से किस तरीके से इन्वॉल्व है। फंक्शन से मतलब यही हुआ कि उनसे बनने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स का क्या रोल है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। जैसे अभी आपको पता है अच्छी तरीके से कि हमारे डीएनए में, मान लीजिए अगर आपका ये पूरा डीएनए का पार्ट है और इस डीएनए के पार्ट में ये सपोज आपका वो सेक्शन है जो कि हीमोग्लोबिन को क्या करता है, कोड करता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या बनेगा आपका, दैट इज द एमआरएनए बनेगा और इस एमआरएनए से क्या बन जाएगा, दैट इज द हीमोग्लोबिन की प्रोटीन बन जाएगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है और इस हीमोग्लोबिन के प्रोटीन्स का रोल हमको मालूम है कि क्या क्या रोल ये परफॉर्म कर सकता है। लाइक ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी बॉडी का बफर सिस्टम को मैनेज करने का भी क्या करेगा, काम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल जीनोमिक्स। हमने ये जाना कि हमारे अपने खुद के जीनोम में कौन सा वो पार्ट है जो कि हीमोग्लोबिन के प्रोटीन को क्या कर रही है, इनकोड कर रही है और ये हीमोग्लोबिन को इनकोड करने वाली जीन कौन सी है, उसके द्वारा बनने वाले एमआरएनए का सीक्वेंस कैसा है और जो प्रोटीन बन रही है उसका फाइनली हमारी बॉडी में क्या रोल है, फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है। इस तरीके की जो स्टडी होगी, जो एनालिसिस होगी, उसको आप फंक्शनल जीनोमिक्स के कैटेगरी में क्या है, रखते हैं। Functional genomics focus on the dynamics aspects such as the gene transcriptions, translations, protein-protein interactions। यही बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था
कि डीएनए का पहले क्या होगा, आपका डीएनए है, इससे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या बनेगा, दैट इज़ एमआरएनए बन जाएगा। और अगर एमआरएनए इसका बनता है तो उस प्रोसेस को आप एक नाम देते हैं जिसको कि आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। और इस एमआरएनए से अगर आपका क्या बनेगा, दैट इज़ अ प्रोटीन्स अगर बन जाता है तो उसको आप बोलते हैं दैट इज़ अ ट्रांसलेशंस। 2 डिफरेंट टाइप्स की अगर आपके प्रोटीन्स बन रही हैं तो उन प्रोटीन्स का आपस में क्या इंटरेक्शंस है, किस तरीके से वो एक दूसरे के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं या एक दूसरे के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ऐसे इंटरेक्शंस को आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। आपने एक टेक्निक पढ़ा हुआ है शायद, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को यूज करने के लिए सीएसआईआर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कोई एक टेक्निक का नाम बता सकता है आप में से कोई? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, क्या एंटीजन हमेशा प्रोटीन होंगे? और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस, आई एम आस्किंग अबाउट द टेक्निक एंड टूल्स टू डिटरमाइन द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। हाँ जी। सो क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप हमको आंसर कीजिए कि द टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई टू डिटरमाइन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीएसआईआर के एग्जाम में तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपसे बनते हैं, लिखने की पॉसिबिलिटी बनती है। राइट डाउन अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस मेथड और टेक्निक्स, कौन कौन सी वो टेक्निक्स है इन लिस्ट कीजिए और उनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिख करके जाइए, बताइए कि किस टेक्निक से कैसे आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चंस पहला आपके यहाँ लिए बना और आप इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप हमको उन टेक्निक्स के नाम के बारे में आप बताएंगे कि सर ये टेक्निक है जिसको यूज करके हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ। पूछिए पूछिए। वेस्टर ब्लॉट। ओके। ओके। माइक्रो एरे, वेरी गुड। माइक्रो एरे। ओके। बहुत सारे टेक्निक्स हैं यहाँ पे आप लोगों के दिमाग पे जो कि यूज कर सकते हैं, हाँ? कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस को छोड़ दिया है और इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए कि जो अभी आप बोल रहे हैं उसमें कितना करेक्टनेस है, कितना सही है, कितना गलत है। फिल्टर कीजिए और एक पेज पे कहीं लिखिए टेक्निक्स यूज टू डिटरमाइन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, नीचे कलर पेन से उसको लिखिए कि ये वाली टेक्निक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा और नोट्स भी उसके प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी कल की क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। आपको बताया गया कि फंक्शनल जीनोमिक्स जो है वो एक ऐसा जीनोमिक्स का पार्ट है जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये आपका डीएनए है और ये आपका दैट इज़ एमआरएनए है और ये आपके क्या है, प्रोटीन है। तो सिंपली ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा का। डीएनए से अगर एमआरएनए बनेगा तो उसे आप बोलते हैं दैट इज ए ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा उसे बोलेंगे ट्रांसलेशंस। ओके, जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे, जल्दी। डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम बताइए, आपको बता चुका हूँ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आपके एग्जाम में ना सवाल ऐसे ही आते हैं। सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, सपोज कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए कौन से एंजाइम काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको आंसर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा। आपको दिया जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इस तरीके के सवाल आपको दिए जाते हैं।
तो इसको मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक पे कवर किया हूँ, उसको अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए कि डीएनए से डीएनए अगर आपका बनना होगा तो वहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है, और अगर आपका डीएनए से आरएनए बनना होता है तो वहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है, और अगर आपका आरएनए से आरएनए ही बनना होता है तो वहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और अगर आरएनए से डीएनए बनाना होगा तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है, जिसको क्या आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज को टेक्निकली साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कॉमन नेम है, उसको क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरीके से इनके नाम हैं, इनको आप जानते रहिए, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। Okay, functional genomics attempt to answer questions about the function of a DNA at the level of gene, RNA transcript and protein product. फंक्शनल जेनोमिक्स के हेल्प से आप इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का जो फंक्शन है जीन लेवल पे, मतलब कौन सा जीन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये आप बता पाएंगे, कौन से जीन से क्या आरएनए आपका बनता है ये आप बता पाएंगे, और उस आरएनए से कौन सी प्रोटीन बन रही है और उस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं इस फंक्शनल जीनोमिक्स के स्टडी करने के बाद। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। नाम काफ़ी कुछ बता के जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं। सो स्ट्रक्चरल जेनोमिक्स सीक्स टू डिस्क्राइब द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी प्रोटीन इनकोडेड बाय अ गिवन जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम से इनकोड किए जाने वाले इंटायर प्रोटीन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना जिस जीनोमिक्स के ब्रांच में किया जाता है उसको आप स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के बारे में जीनोमिक्स बोलते हैं। ये कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के हेल्प से आप, जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, मतलब जितने भी प्रोटीन इनकोड किए जा रहे हैं, उन सारे प्रोटीन्स का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है उनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, उनसे बना करके उनको सिमुलेट किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ किस तरीके का स्ट्रक्चर्स इनका दिखाई देता है, कैसा ये होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के कैटेगरी में या ब्रांच में क्या है पढ़ने को या जानने को मिलता है। Structural genomics involve taking a large number of approaches to structure determinations, including experimental methods using genomic sequences or modeling based approaches based on sequences। आपको बताया जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए कई सारे अप्रोच यूज किए जाते हैं, जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट मेथड यूज किया जाता है, और यहाँ पे जीनोम की सीक्वेंसिंग होती है, और कुछ मॉडल रन कराए जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जिनमें कि कुछ इनपुट डेटा दिया जाता है और वो मॉडल रन करके बताता है कि हाँ रिबन वाला या पॉइंट वाला या बास्केटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखे भी होंगे बायोकेमिस्ट्री के एनिमेशन में, आपको देखने को मिलता है कि हाँ किस तरीके से प्रोटीन का टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। जस्ट लाइक ऐसे आपको अलग अलग कलर के क्या होते हैं, रिबन दिखाई देते हैं। देखा है स्ट्रक्चर कभी, देखा है, ये देखा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स ऐसे आपको दिखाई देते हैं जस्ट लाइक इस तरीके से। आप अगर देखना चाहें तो गूगल पे भी करके आप देख सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री की कोई अगर आपके पास बुक हो तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्या हो गया? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसी को ही आप बोलते हैं दैट इज द टर्सरी और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया जा रहा है ना इस तरीके के, ये रिबन स्ट्रक्चर बोले जाते हैं, और इनको बनाने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सॉफ्टवेयर आते हैं। उन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली डिज़ाइन किए गए होते हैं किसी न किसी मॉडल के बेसिस पे, जिससे कि आपको सिर्फ किसी भी प्रोटीन का सीक्वेंस डालना होता है, अमीनो एसिड्स का, और उसके लिए जो पॉसिबल थ्री डायमेंशन या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बना करके आपको ऐसे 360 एंगल पर रोटेट करता हुआ दिखाता है कि हाँ ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये सारे अप्रोच यूज किए जाते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को ऑपरेट करने के लिए, या
Structural homology to a protein of known structures or based on the chemical and physical principle for a protein with no homology to any known structures. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि किसी भी पहले से ही नोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर से किसी अननोन प्रोटीन को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, या किसी अननोन प्रोटीन का केमिकल और फिजिकल जो इंटरेक्शंस है या उनका जो फिजिकल स्टेटस है उससे क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, जिससे भी ये इन्फॉर्मेशन निकलती है कि हाँ इसका स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे अप्रोचेस यूज किए जाते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में टू डिटरमाइन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट है दैट इज द इपीजेनोमिक्स। इपीजेनोमिक्स को जानने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टर्म आता है इपीजीनोम या इपीजेनोमिक्स। नाम सुना है? इपीजेनेटिक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, अगर मैं सिंपली अभी अभी मैं एक सवाल पूछूं यहाँ पे कि क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में कोई चेंजेस अगर आपको लाना है, तो क्या वो चेंजेस विदाउट डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस किए लाना पॉसिबल होगा? और वो चीज़ आपकी मतलब कि उसको दिखाई दे या उसके बॉडी में अपीयर हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सवाल मेरा ये है कि क्या किसी भी इंडिविजुअल्स के बॉडी में कोई भी चेंजेस लाना पॉसिबल है विदाउट उसके डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस लाए बगैर ही? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन अब ये भाई, ये आंसर कौन दिया? वर्षा। वेरी गुड। ओके, इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। एपिजेनेटिक्स बेसिकली आपकी एक ऐसी ही ब्रांच है जहाँ पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिम्स के जीनोम में ऐसे ऐसे अल्ट्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि उनके जीनोम के सीक्वेंसेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता, बट उनमें चेंजेस लाई जाती है, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो यही है, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होता है और मेथाइलेशन होते हैं। ऐसा करके भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस आप ला सकते हैं। इसी के स्टडी को आप एपिजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो एपिजेनोमिक का मतलब ही हो जाता है वही कि ऐसा जीनोमिक जहाँ पे उन सारे चेंजेस या अल्ट्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं जिन चेंजेस को लाने के लिए या जिन चेंजेस को करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के सीक्वेंसेस में अल्ट्रेशन लाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। अरे भाई, आप हिस्टोन प्रोटीन का जो रोल है, आप सपोज कीजिए हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या है कि डीएनए को कॉम्पैक्टली टाइट करेगा, जिससे कि आपका लार्जर जो डीएनए का साइज है वो एक छोटे से स्मॉल न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियस में क्या होगा, अरेंज होगा। अब अगर हिस्टोन के प्रोटीन में ही कुछ भी अल्ट्रेशंस कर दिया जाए, मॉडिफिकेशंस कर दिया जाए, और हिस्टोन प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन ना करे, तो उसकी वजह से भी तो आपके बॉडी में अल्ट्रेशंस आएंगे ना। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने कब कहा कि ट्रांसफर होने वाली बात हो रही है? मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ चेंजेस लाना ऐसा पॉसिबल है जो कि विदाउट उसके डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस किए आ जाए? तो आपने यू जेनेटिक्स पढ़ा होगा, एपिजेनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, है ना? और एपिजेनेटिक्स में भी ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ये भी पॉसिबल हो सकता है तब जब, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल के लिए शॉर्ट टाइम के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी बॉडी का हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा है जैसे लाइक एज आपने पढ़ा है H2B, H2A, इस तरीके से आपके चार यूनिट मिलकर के ये बनाते हैं। किसी एक कंपोनेंट में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपका प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपका सपोज ये जनरेशन वाला जो इंडिविजुअल्स है इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शंस में और इससे कोई एक नया बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो इसी के जीन इसके अंदर भी जाएँगे तो हो सक माइट बी पॉसिबल कि इसकी बॉडी में भी ये हिस्टोन का जो मॉडिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिला था, ये यहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाए। तो पॉसिबल है कि वो चला भी जा सकता है ना? प्रोटीन में चेंजेस आया क्यों? प्रोटीन में चेंजेस जैसे हिस्टोन में मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या हो गया? हिस्टोन के जो कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ अल्टरेशंस हुआ हो। आपने नहीं किया है, वो हुआ होगा, तो उस केस में तो वही होगा ना कि वो वही चीज़ उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बट नॉर्मली एपिजेनेटिक्स का जो इम्पैक्ट होता है वो इंडिविजुअल्स के खुद की ही लाइफ में रहता है, वो ट्रांसफरेबल वाले कैटेगरी में नहीं आता है। बट ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। ओके, सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखाया जा रहा है एपिजेनेटिक्स के बारे में। एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ अ हेरिटेबल ट्रेट्स और स्टेबल चेंजेस ऑफ अ सेल फंक्शंस दैट हैपेंस विदाउट चेंज टू द डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया हेरिटेबल, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि ये आगे कैरी आउट हो सकता है। और स्टेबल चेंजेस मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ इस जनरेशन में है तो उस जनरेशन में आपको दिखाई नहीं देगा। ये पॉसिबल वही जो बिल्कुल, यही तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि जो उस इंडिविजुअल्स के खुद की लाइफ में जो भी चेंजेज़ हुए हैं, चाहे वो आपका उसके हिस्टोन प्रोटीन में कोई मॉडिफ़िकेशंस हुई है या कोई ऐसे केमिकल मॉडिफ़िकेशंस हुआ है और अगर वो चीज़ें कैरी आउट हो रही हैं, तो डेफ़िनिटली वो हेरिटेबल होगा। और हिस्टोन के प्रोटीन में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वही डीएनए का मतलब वही क्रोमोसोम्स तो उसके न्यू बेबी बॉर्न में भी जाएगा और अगर वो जाएगा तो डेफ़िनिटली वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपने उसमें कुछ अल्टरेशंस किया नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा है। यहाँ पे सवाल यही है कि विदाउट उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस किए हैं, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में आपने कोई मॉडिफ़िकेशंस नहीं किया है और बाकी चीज़ें मॉडिफ़ाइड हो रही हैं, उसकी वजह से जो चेंजेज़ आएँगे, उनको आप एपिजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ओके? So examples of mechanism that produces such changes are what is that is the DNA methylations and histone modifications। ये दोनों ही बहुत ही prominent examples हैं और जहाँ कहीं पे भी आपको epigenetics के बारे में स्टडी करने को मिलेगा वहाँ पे ये दोनों टर्म जरूर दिए जाते हैं, डीएनए मेथाइलेशंस को लेकर के, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस को लेकर के। बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने डीएनए मेथाइलेशंस का टर्म पढ़ा हुआ है। जल्दी से कोई मुझे एक बेनिफिशियल यूज बता दीजिए ऑर्गेन्स की लाइफ में जहाँ पे डीएनए मेथाइलेशंस हो रहा है और उसके लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है उसकी लाइफ के खुद के सर्वाइवल के लिए। जल्दी एग्जांपल बताइए। आवाज आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, क्या नाम है? अमित? हेलो? कोई दूसरा बताना चाहेगा बिकॉज इनकी आवाज कट रही है। वेरी गुड। डीएनए मेथाइलेशंस का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ डिफेंस के लिए, दैट इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया ने खुद को इसी एंजाइम से अपने आप को रजिस्ट करने के लिए अपने ही डीएनए के सीक्वेंस पे क्या किया, टैगिंग की, मार्किंग किया किसका, दैट इज द मेथाइलेशन का। और जिसकी वजह से वो सेल्फ और नॉन सेल्फ डीएनए के सोर्सेज को पहचान पाता है। आने वाले वायरस के डीएनए को क्या करेगा, ये कट आउट कर देता है, लेकिन खुद का उस बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वहाँ पे चूंकि मेथाइलेशन हो चुका रहता है, तो उस वजह से आपका वो रेस्ट्रिक्शन नहीं वहाँ पे काम नहीं कर पाता। एक थोड़ा सा सवाल मैं और जानना चाह रहा हूँ कि मेथाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, दैट इज सी एस थ्री ग्रुप। ऐसा क्या करता है ये सी एस थ्री ग्रुप जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर पाता है? कोई अगर बताना चाहे तो। व्हाट डज एक्चुअली सी एस थ्री ग्रुप डू टू अवॉइड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस? वर्षा एंड मोना एंड और कौन कौन है? बहुत सारे लोग जुड़े हैं, यह सब चले गया। अच्छा, मैं तो देखने ही भूल गया था इधर। वर्षा है, दृश्या है, मोना है एंड अदर्स हैं। बताइए, एक्चुअली में सी एस थ्री ग्रुप मीन्स मिथाइल ग्रुप क्या करता है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका काम नहीं कर पाता है बैक्टीरियल जीनोम पे?
क्यों? वही यही तो सवाल है मेरा, ये तो मैंने समझ गया था उसी टाइम से, लेकिन सवाल मेरा यही है कि CH3 ग्रुप ऐसा क्या कर रहा है जो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए बाम H1 है, राइट? बाम H1 है, एंजाइम है, और इसका मान लीजिए कटिंग साइट है AUGCT फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया का ही अपना जीनोम है, बैक्टीरिया का ही डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे मेथाइलेशन हो गया। तो इस मेथाइलेशन के होने की वजह से एक्चुअली में क्या हो रहा है, किस तरीके से, हाउ मेथाइलेशन प्रोसेस प्रिवेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, मेरा सवाल ये है। आंसर सबके पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खुद को काम करने से बचाने के लिए मेथाइलेशन किया जाता है, बट मेरा सवाल नेक्स्ट है कि कैसे CH3 ग्रुप कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रोक रहा है काम करने से। अच्छा, मतलब इसके बारे में क्लियर एंड एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं है वैसा, राइट? अच्छा, ऑनेस्टली बताइए, ये टाइप का एग्जाम, मतलब एक टाइप, ये इस टाइप का सवाल आपके माइंड में कभी पहले आया कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है जो कि CH3 ग्रुप की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा? अच्छा, ओके, आदर्श, मोना एंड दृश्या, आप में से कोई और बताना चाहेगा? ओके, ओके, आदर्श कुछ बोलना चाहेंगे? कैपिंग हो रही है, चलो मान लिया इन्होंने अलग टर्म यूज किया। कैपिंग से क्या हो रहा है आदर्श, थोड़ा बताइए, हम लोगों को भी समझाइए। सीक्वेंस में रिएक्शन, बाप रे! इतने ऐसे-ऐसे टर्म आप यूज़ करेंगे, हम लोग तो फँसते चले जाएँगे। अरे भाई, सपोज़ कीजिए कि हम लोगों को कुछ नहीं आता और आपको बताना है कि मिथाइलेशन कैसे काम कर रहा है बट उसको रोकने का। अब आप बताइए, इतने भयंकर आप वर्ड यूज़, सुपर कॉइल हो जाता है वो सीक्वेंस? नहीं, ऐसा होगा फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उस बैट उसको उसकी जीनोम की इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी रहनी है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अगर सुपर कॉइलिंग होगी फिर तो सेल्फ पेयरिंग भी हो सकता है, वहाँ पे थायमिन डाइमर ही बन सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सुपर कॉइलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, टाइम लॉस नहीं करते हैं, वैसे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था और मज़ा भी आता, बट अभी थोड़ा यहाँ पे टाइम का शॉर्टेज है तो हम लोग इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। अ, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेस होती है, और उस स्पेसिफिक स्पेस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्टिव साइट्स। पढ़ा है? और ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं ये दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, मीन्स व्हाट, एक्टिव साइट का जो साइज होता है या जो शेप होता है वो बहुत ही पर्टिकुलर होता है, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकली जो कि इसके शेप का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 4-5 ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाएँ और इनको रिएक्ट कर कराने की बात आए, तो जिस मॉलिक्यूल्स का शेप इस एंजाइम के इस एक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बाइंड कर पाएगा। लाइक है जैसे ये अगर बाइंड करना चाहेगा तो नो बाइंडिंग, ये बाइंड करना चाहेगा तो नो बाइंडिंग, बट ये जब आएगा तो यहाँ पे आसानी से ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी है, तो ये फिट क्या होगा, हो सकता है, राइट? सो मीन्स व्हाट, एंजाइम हैव देयर स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स। एन एक्टिव साइट मीन्स व्हाट, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। वहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। किसी भी किसी भी सबस्ट्रेट के सरफेस पे जो उनका बाइंडिंग साइट्स होती है, अगर वहाँ पे आप कुछ भी ऐसा ग्रुप का एडिशन करते हैं जिससे कि उस सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, तो बेसिकली आपका वो एंजाइम उसे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो CH3 ग्रुप, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ये एडोमेथ के थ्रू, मीन्स एडेनिन मेथाइलेशन पे होता है। एडेनिन का जो बेस पेयर है उस पे मेथाइलेशन किया जाता है। तो उस मिथाइल ग्रुप के ऐड हो जाने से होता क्या है कि जो भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग साइट्स होता है, उनके स्ट्रक्चर में, मतलब उनके शेप में
अल्ट्रेशंस आ जाती है, और उसके अल्ट्रेशंस आने की वजह से वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ जाता तो है, लेकिन उसको पहले जैसा कटिंग साइट्स नहीं दिखाई देता। दैट इज़ वाई वहाँ पे वो बाइंड नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो आसानी से वहाँ कट नहीं कर पाता, वो बचा रह जाता है। तो मिथाइल ग्रुप का सिंपल काम क्या है? टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्ट्रेट। That is why enzymes are unable to bind at a specifically cutting site of the DNA। यही काम सिर्फ करता है, जिसकी वजह से आसानी से उसी सेम जीनोम सेम सेल्स में रह करके वो बैक्टीरिया का डीएनए अपने आप को बचा के रखता है, जबकि ऐसा न करने वाला वायरस को डाइजेस्ट कर ले जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? पक्का? हो होपफुली कि इसे आप फर्दर आप फॉरगेट नहीं करेंगे, आपको याद रहना चाहिए। Okay, so epigenetic modifications play an important role in the gene expressions and regulations and are involved in numerous cellular processes such as differentiation and development। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि राइट डाउन द रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एपिजेनेटिकल चेंजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म। तो आपको वहाँ पे बताना होता है कि एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है और किस तरीके के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे? जीन एक्सप्रेशंस में और रेगुलेशंस में इन्वॉल्व होता है ये बहुत सारे प्रोसेस में, लाइक एज डिफरेंशिएशन, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है। स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? स्टेम सेल्स बेसिकली क्या होती है? आपकी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और जब इन सेल्स का क्या हो, डिफरेंशिएशन हो करके स्पेशलाइज्ड सेल्स अगर बन जाती हैं तो उनको आप बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। एंड ईच एंड एवरी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिसिटी एंड देयर ओन फंक्शंस। Such process is known as the differentiations। Means what? Differentiations is a process by which undifferentiated stem cells convert into a specific kind of a cells which perform a particular kind of a functions। राइट, तो इस तरीके के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द एपिजेनेटिक रोल। डेवलपमेंट का मतलब सिंपली वही है, जब भी स्टेज का आप बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस वाले रोल पे, मतलब उस वाले स्टेज पे या डिफरेंसेस के टाइम पे क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट दैट इज द मेटाजेनोमिक्स। रिसेंटली अगर कोई पीएचडी कर रहा है या कर चुका है तो ये टर्म वो सुना होगा। मेटाजेनोमिक्स का बहुत बूम है आज के डेट में। बहुत सारे लोगों का काम चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इवन इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पे जो लोग भी काम करते हैं उनको मेटाजेनोमिक्स के टर्म से अवेयर होना पड़ता है, जानना होता है कि मेटाजेनोमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। जीनोमिक्स का मतलब तो आपको मालूम ही है, उसके आगे आपने मेटा लगा दिया है। आजकल आपके फेसबुक पे भी मेटा डेटा के नाम से आने लगा है। उसका मतलब मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा? जी, आई थिंक 2023 के सितंबर या अगस्त के मंथ में पूरे फेसबुक या गूगल के जितने भी सर्विसेज थे सब पे ऐसे मेटा लग करके आना शुरू हो गया था। उसका मतलब मालूम है? वेरी गुड। और कोई? मल्टीपल जगह से ब्रॉडर सेंस है। मेटा का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा, मतलब ज़्यादा, जैसे अभी अभी सिंपली जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी बहुत नैरो थी। मेटा जब टर्म यूज हो जाता है दैट मीन्स अब गूगल के सर्विस और उनके प्रोडक्ट का एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। आप चाहे फेसबुक की बात कर लीजिए, चाहे यूट्यूब की बात कर लीजिए, चाहे आप जो भी सर्विस आपको मिल रही है, राइट, एंड्रॉयड वर्जन की बात कर लीजिए, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे मेटा टर्म यूज किया गया। मेटाजेनोमिक्स का मतलब क्या हो जाता है नॉर्मली? अगर हमें कभी ऐसे कोई इन्वायरमेंटल सैंपल को लेकर के अगर हमें एनालिसिस करनी होती है किसकी, बैक्टीरियल की या बैक्टीरिया की जीनोम का, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, या तो सॉइल से सैंपल लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं वाटर से सैंपल लेते हैं, या तो क्या करते हैं एयर से सैंपल लेते हैं, राइट। इन सैंपल को लेकर के हमने क्या किया, लेबोरेटरी में इनको आइसोलेट किया। क्या किया? आइसोलेट किया। और आइसोलेट करने के बाद हमने कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड के माइक्रोब्स को क्या किया, आइसोलेशन लगाया। और उस आइसोलेशन वाले माइक्रोब्स के
को के डीएनए को निकाला और उन डीएनए को क्या किया, सीक्वेंसिंग कराई। ये ट्रेडिशनल हमारा क्या है, मेथड है किसी भी बैक्टीरिया के जीनोम को सीक्वेंसिंग करने का। इस मेथड से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स आपके डिप्राइव हो जा मतलब छूट जाते हैं, जिन माइक्रोब्स का उस सॉइल सैंपल में रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि हमारा जो जिस मीडिया पे हमने उसको आइसोलेट किया, उस वो मीडिया चूंकि उसके लिए सपोर्टेबल नहीं था, और जिस कंडीशन में हमने उसको आइसोलेट किया वो कंडीशन उसके लिए सपोर्टेबल नहीं था, दैट इज वाई रिमेनिंग सारे माइक्रोब्स वहां से क्या हो गए, वॉश आउट हो गए। हमें नहीं पता चल पाया कि उस सॉइल सैंपल में कितने प्लेथेरा ऑफ माइक्रोब्स थे, क्या उनका जीनोम था, क्या उनका स्पीसीज की डाइवर्सिटी थी, किस तरीके से उनकी टैक्सोनॉमी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रेडिशनल सीक्वेंसिंग या ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन के मेथड से नहीं पता कर पाते हैं। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और इस डेटा को इम्प्रूव करने के लिए कि जो भी सैंपल है, चाहे एयर का, वाटर का या सॉइल का, उस सैंपल में कितने प्लेथेरा ऑफ माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं और उनकी क्या डाइवर्सिटी है, टैक्सोनॉमिकल क्या उनकी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप्स के एक सॉइल के एक एरिया के सॉइल में कितने डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, इस डाइवर्सिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए और एग्रोनॉमिस्ट के लिए। जान करके ही वो बता पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, क्या यूजफुल माइक्रोब्स हैं। इस चीज़ को पूरा करने के लिए मेटाजेनोमिक्स का क्या आया, कॉन्सेप्ट आया। और इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाता है कि किसी भी इन्वायरमेंटल सैंपल को लेकर के डायरेक्टली विदाउट आइसोलेशन किए हुए, विदाउट इस लेबोरेटरी के प्रोसेस को गो थ्रू हुए, आप उस सोर्स से, सॉइल है, एयर है, वाटर है, वहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स आपके पाए जा रहे हैं, उनके जीनोम की आप एनालिसिस कर सकते हैं, उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं, उनके जीनोम को आप आइसोलेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटाजेनोमिक्स। सो मेटाजेनोमिक्स राइट नाउ आज के डेट में रिसर्च के फील्ड का बहुत ही बूम करने वाला एरिया है। अगर किसी ने भी इस फील्ड पे पीएचडी किया है या करने वाला है, और अगर उसकी स्किल थोड़ी ठीक ठाक है, तो उसको बहुत अप्रोच है ऐसे मॉलिकुलर बायोलॉजी के लेबोरेटरीज में, या जहाँ पे बेसिकली ये सब सारे काम होते हैं, आर एन डी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, तो वहाँ पे आपको डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मेटाजेनोमिक्स के बारे में आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या ये है और क्या इसका एडवांटेज है ट्रेडिशनल आइसोलेशंस वाले मेथड पे। नॉर्मली जो पहले करते थे वो यहाँ मैंने आपको ब्रीफ किया। अब जो किया जाएगा उस सॉइल सैंपल को लेकर के, इस पूरे स्पेसिफिक एरिया के सॉइल में कितने डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, इनका एक साथ में एनालिसिस किया जा सकता है विदाउट लेबोरेटरी के प्रोसेस से गए हुए। ओके, सो क्या कहता है मेटाजेनोमिक्स? मेटाजेनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेटाजीनोम्स, जेनेटिक मटेरियल रिकवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल्स। इन्वायरमेंट के जो सैंपल्स हैं उनसे लिए गए सैंपल्स से जितने भी आपके ऑर्गेनिम्स हैं उनके जीनोम के बारे में स्टडी करने को हम लोग मेटाजेनोमिक्स के नाम से जानते हैं। Metagenomics offers a powerful lens for viewing in the microbial world that has the potential to revolutionize and understanding of the entire living world. मेटाजेनोमिक्स बेसिकली आपको एक पावरफुल ऐसा लेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि आप ऐसे जो नॉर्मली हमको दिखाई नहीं दे रहा है उन सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं कि एक गिवन एरिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, क्या उनका इंटरेक्शंस है, किस तरीके से इनमें एसोसिएशंस है, जैसा कि हम लोग पढ़ करके आए हैं। कॉमनसिलिज्म हो सकता है, एमेंसिलिज्म हो सकता है, पैरासिटिज्म हो सकता है, सिम्बियोसिस हो सकता है। तो एक ही कम्युनिटी में, मतलब एक ही स्पेसिफिक एरिया में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग प्लांट की बात करें, तो प्लांट का ये जो आपका शूट सिस्टम, उसके बाद आपका रूट सिस्टम जो आता है, इस रूट के पेरीफेरी में पाए जाने वाले एरिया को आप बोलते हैं दैट इज द राइजोस्फीयर। क्या बोलते हैं? राइजोस्फीयर। और इस राइजोस्फीयर में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनका बहुत बड़ा यूज है। आज के डेट में बहुत सारा काम हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अप्रोच को लेकर के इन राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया पे। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इस राइजोस्फेरिक माइक्रोस पे काम कर रही हैं, और बहुत सारा डेटा भी आपको जानने को मिलता है। जैसे राइट नाउ अभी आया है बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट। ये बायो फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है? यही राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया या राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर के क्या हैं, सब्सिट्यूट्स हैं। ओके, तो मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे इस रूट के पेरीफेरी पे पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोब्स हैं,
अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे माइक्रोब्स जो होंगे बेनिफिशियल होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे माइक्रोब्स जो हैं वो आपस में एक-दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे। हो सकता है कोई एक ऑर्गेनिज़्म या कोई एक माइक्रोब्स दूसरे से कॉम्पिटिट भी करता हो, तो वो कॉम्पिटिट अगर करेगा तो डेफ़िनिटली वहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिएंट की क्राइसिस होगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मतलब कि प्लांट के रूट के पेरिफेरी में जो राइजोस्फीयर है, उसके आसपास में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका रिलेशन है और किस तरीके से उनमें आपस में एसोसिएशन है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मेटाजेनोमिक्स की स्टडी की जाती है। मेटाजेनोमिक्स का क्या है, यूज किया जाता है। ओके। सो ये सारे थे आपके ब्रांचेस दैट इज़ द जीनोमिक्स के। होपफुली कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नाउ हम लोग मूव करेंगे जीनोम एनालिसिस पे कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की एनालिसिस की जाती है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या अभी आप लोग कंटिन्यू करने के कंडीशंस में हैं या फिर आज के लिए सफिशिएंट है, हम लोग कल बात करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है फिर। ओके, जीनोम एनालिसिस का मतलब सिंपली समझ में आ ही रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी जीनोम होगा उनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। तो जीनोम एनालिसिस का जो हिस्ट्री है, क्या एफर्ट्स रहे थे, किस तरीके से स्टार्टिंग में जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए अप्रोच लगाए गए, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ब्रीफ करेंगे। 1964, Robert Hawley and colleagues published the first nucleic acid sequence ever determined, the ribonucleotide sequence of alanine transfer RNA। ये एक क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप जाते हैं लाइफ साइंस के, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं या आप नेट के एग्ज़ाम के लिए जाते हैं या आप पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये सवाल बनता है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग किसकी की गई थी और वो क्या था। तो यहाँ पर आपको तीन इंफॉर्मेशन मिलता है। रॉबर्ट होली जो हैं ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1964 में सबसे पहले टीआरएनए जो कि एलानिन के लिए था, उसकी सीक्वेंसिंग किया था और उसको सीक्वेंस करके बताया था कि हाँ ऐसा ऐसा नंबर ऑफ अमीनो एसिड उसमें पाए जा रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें वो है। सो एनालिन को कोड करने वाली जो टीआरएनए थी, उस टीआरएनए की सीक्वेंसिंग को उन्होंने क्या किया था, परफॉर्म किया था, जो कि आपका क्या है, दैट इज द राइबोन्यूक्लियोटाइड है, मीन्स उसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है। तो फर्स्ट टाइम पे जो सीक्वेंसिंग की गई वो किसकी की गई, दैट इज द टीआरएनए, किसका, एनालिन का। सो एलानिन एक अमीनो एसिड है, उसको कोड करने वाला क्या है आपका, दैट इज द टीआरएनए है। होपफुली कि टीआरएनए का ये वाला स्ट्रक्चर आप सब लोगों ने देखा ही होगा और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, उसको आप समझ भी लीजिए। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये एंटीकोडॉन वाले रीजन होते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट्स होती हैं, बाकी ये चार आर्म्स होते हैं, राइट। तो इसी वाले टीआरएनए की बात हो रही है, इस टीआरएनए को जिसपे कि एलानिन को कोड करने वाले क्या हैं, आपके अमीनो एसिड्स हैं, उनके लिए जो सीक्वेंस था, इस टीआरएनए का सीक्वेंसिंग फर्स्ट टाइम पे क्या है किया गया 1964 में। उसके बाद फर्दर क्या हुआ, मार्शल निगरबर्ग एंड फिलिप लेडर, इन्होंने रिवील द ट्रिपलेट नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड एंड वर एबल टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 54 आउट ऑफ 64 कोडॉन इन देयर एक्सपेरिमेंट। मतलब फर्स्ट टाइम पे रॉबर्ट होली ने किया जो कि टीआरएनए का था। उसके बाद फर्दर काम करने के लिए निरबर्ग और लेडर ने डिस्कवरी की, मीन्स उन्होंने बताया जो आपके जेनेटिक कोडॉन हैं, उन जेनेटिक कोडॉन के 64 में से 54 जेनेटिक कोडॉन के सीक्वेंस को डिटरमाइन करके बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है दैट इज इन 1972 वॉल्टर फियर्स एंड हिज टीम वर द फर्स्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अ जीन, दैट इज द जीन फॉर बैक्टीरियोफेज फाज MS2 कोड प्रोटीन। ओके, फर्स्ट टाइम पे किसी भी जीन की जो सीक्वेंसिंग की गई वो किसकी थी, दैट इज द बैक्टीरियोफाज का, और उसके स्ट्रेन का नाम है दैट इज द MS2, और उसके कोड का मतलब उसके जो प्रोटीन कोड थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था उसकी सीक्वेंसिंग की गई। जैसा कि आप जानते हैं बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, ऐसे प्रोटीन कोड होते हैं, बाकी आपके यहाँ पे ये बने होते हैं
और यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो प्रोटीन कोड है जिसको आप कैप्सोमियर के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोटीन कोड को ही इस ये प्रोटीन कोड जिस प्रोटीन से बनी है उसका जो सीक्वेंस है एमआरएनए या उसके डीएनए का, उसकी सीक्वेंसिंग फर्स्ट टाइम पे किया गया था विद द हेल्प ऑफ वाल्टर एंड उनके उनके टीम के थ्रू। तो कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम पे किस ऑर्गेनिज्म का जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, या फर्स्ट टाइम पे कौन से ऑर्गेनिज्म के जीन की सीक्वेंसिंग की गई। तो आप याद रखिए, जीन की जब बात आएगी तो बैक्टीरियोफाज MS2, और अगर फर्स्ट टाइम पे किसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग की बात की जाएगी तो वहाँ पे tRNA फॉर एलानिन। राइट, इस तरीके से आपको आंसर्स MCQs वाले बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है दैट इज द डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। कौन कौन से डीएनए के सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, क्या उनका हिस्ट्री रहा और क्या उनके इस तरीके से सीक्वेंसेस रहे। हम लोग यहाँ पे उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, उन मेथड्स का जो डिटेल होगा उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना, और उनके बारे में आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शंस में। जैसे आप लोगों ने चेन टर्मिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड पढ़ा हुआ है, जिसको कि आप सिंगर और निकोलसन सिंगर मेथड, या फिर आपने मैक्सिम गिलबर्ट की मेथड के नाम से भी आप जानते हैं। ये सारे मेथड आपको डीएनए सीक्वेंसिंग वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ हम लोग बात करेंगे उनके ऑर्डर को लेकर के कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर लोग देखते हैं Sanger and his colleges play a key role in the development of a DNA sequencing techniques that enable that establishment of a comprehensive genome sequencing project। फर्स्ट टाइम पे सिंगर का और उनके उनके कलीग्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा डेवलप करने के लिए उन टेक्निक्स का, जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग के पर्पज़ के लिए क्या है यूज किया जाता था। तो उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया और बताने की कोशिश की कि हाँ, आप इससे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। 1975 he and Alan Colsons published a sequencing procedures using DNA polymerase with a radio-labeled nucleotide that is called a plus minus technique। फर्स्ट टाइम पे डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए जिस टेक्निक को डेवलप एंड एस्टैब्लिश किया गया वो प्लस माइनस टेक्निक्स थी, और इस टेक्निक में बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता था, और वो भी रेडियो लेबल्ड हुआ, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते थे, रेडियो लेबल्ड होते थे, और उसके थ्रू इस डीएनए की सीक्वेंसिंग क्या है परफॉर्म की जाती थी। द प्रोसीजर्स कुड सीक्वेंस अप टू 80 न्यूक्लियोटाइड इन वन गो एंड वाज अ बिग इम्प्रूवमेंट। इस टेक्निक से इनिशियली जब ये डेवलप किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के स्लॉट में सिर्फ 80 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही सीक्वेंसिंग किया जा सकता था। 1977 his group was able to sequence most of the 5386 nucleotide of the single stranded bacteriophage 5X174, completing the first fully sequenced DNA based genome। another important point and also questions आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, फर्स्ट फुल्ली सीक्वेंस्ड अगर डीएनए किसी का किया गया तो वो आपका बैक्टीरियोफेज का वायरस था, जो कि है 5X174, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए होता है, और इसके पास यहाँ पे बेस पेयर थे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड थे 5386, और ये फर्स्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके फुल्ली जीनोम का क्या किया गया, सीक्वेंसिंग परफॉर्म की गई। द रिफाइनमेंट ऑफ द प्लस माइनस मेथड्स रिजल्ट इन द चेन टर्मिनेशंस और सेंगर मेथड, जैसा कि आप लोगों ने जाना है, दैट इज द डबल डी मीन्स DD, NTP का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें कि आपको बताया जाता है डबल डीऑक्सी और डबल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उस मेथड में आप अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में DD NTP यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ पे वो पड़ता है वो चेन क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, जिसको कि सेंगर साहब ने डेवलप किया था। और ये इनका मेथड उससे पहले जो मेथड था, दैट इज प्लस माइनस, उसी का ही क्या है, रिफाइनमेंट है या मॉडिफाइड वर्जन होता है। ओके, which form the basis of the technique of DNA sequencing, genome mapping, data storage and bioinformatics analysis। सेंगर का ही जो मेथड है आज की डेट में भी काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी ट्रस्ट किया जाता है, और उसी मेथड से ही जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है या कराई जाती है। आज के डेट में भी अगर आप किसी बैक्टीरिया का अगर आप आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो जो 16S rDNA का सैंपल आप देते हैं वहाँ पे भी सेंगर मेथड के थ्रू ही यूज़ किया जाता है, और उसी मेथड से सीक्वेंसिंग कराई जाती है। तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है,
और आज के डेट में भी यूज़ हो रही है सीक्वेंसिंग करने के लिए, जीनोम मैपिंग करने के लिए, डेटा को स्टोरेज करने के लिए। In the same year, वाल्टर गिलबर्ट एंड एल्वन मैक्सम गिलबर्ट का मेथड आप लोगों ने सुना ही होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली डेवलप किया कौन से मेथड को, दैट इज द केमिकल मेथड, और उस मेथड को भी डीएनए सीक्वेंसिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये अगर देखा जाए तो प्रेफरेंशियली क्लीवेज ऑफ डीएनए एट नॉन बेस एंड लिस्ट एफिशिएंट मेथड, मतलब कि जो आपका सेंगर मेथड था, उस सेंगर मेथड के कंपैरिजन में ये थोड़ा-सा कम टाइम और मतलब एफिशिएंसी कम लेता है, अच्छे से आउटपुट देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अलग-अलग केमिकल का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन अलग-अलग केमिकल के ट्रीटमेंट से जो कटिंग फ्रेगमेंट बनते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। तब जाकर के उनको सीक्वेंसेस क्या किए जाते हैं, सीक्वेंस में ऐड किए जाते हैं। तो इनका मेथड भी ठीक है, बट राइट नाउ आज के डेट में सेंगर मेथड ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड ये दोनों एक ही साल में डेवलप किए गए थे, और दोनों ही मेथड से डीएनए की सीक्वेंसिंग क्या है वो परफॉर्म कराई जाती है। सो ये सारे इतने मेथड्स थे और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था डीएनए के सीक्वेंसिंग को लेकर के। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जीनोमिक्स क्या है, क्या उसका फाउंडेशन है, कौन-कौन से उसके ब्रांचेज़ हैं, और जीनोम की एनालिसिस करने के लिए क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कौन-कौन से मेथड को अप्रोच किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाई थ्रूपुट डीएनए जो मैपिंग है या जीनोम की जो मैपिंग है, जीनोम मैपिंग करने के लिए कौन-कौन से टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं जिनको कि आप यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। सो आज ही पूरी क्लास में आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया वो टोटली अबाउट द genomics, their branches, their uses and their historical background. ओके, ठीक है फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ बिल्कुल, उसको आप लोग अभी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों ने जो बताना था बता ही दिया है, अब हम उसको बता देते हैं। सपोज कि मान लीजिए आपका ये 16S RDNA का क्या है सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था कि ये एक कंजर्व सीक्वेंस होता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, राइट। इसके लिए यूनिवर्सल प्राइमर भी आपको यूज किया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है, जो चीज़ यूनिक है और सबके लिए अलग अलग बनाती है, वो क्या है, दैट इज व्हाट, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। किसी भी दो बैक्टीरिया में ये जो 500 न्यूक्लियोटाइड का आपका बेस पे न्यूक्लियोटाइड का आपका ये जो स्ट्रेन मतलब जो चेन है ना, वो किसी में भी ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं एटीजीसी के वो सेम नहीं होंगे। सब में ये एटीजीसी का जो सीक्वेंस है वो क्या है, अल्टर है, मीन्स चेंज है, जिसकी वजह से अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग आपको क्या आता है, वहाँ पे जीनोम का सीक्वेंस आता है और उसके लिए आइडेंटिफिकेशंस कराई जाती है। सो सिंपल वे में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि since it is a conserved sequence that doesn't mean that is the sequence of ATGC are similar for each and every species of a bacteria. There is a difference in the sequence of ATGC. Still it is a conserved sequence and number of nucleotide is a fix, but there is a difference in the sequence and order of a ATGC. That is why each kind of a species having their own their unique sequences of a 16S rDNA. That's why it is used for molecular identifications. Why it is used for molecular identifications? Because it is a conserved sequence. There is a no probability of a mutation. There is no probability of a changes. That is why it is used for the identification. Why it is unique for each and every kind of a bacteria? Because there is a difference in the sequence of ATGC. Order of a ATGC is different. Okay, समझ में आया? ओके, सो आज का मेरा क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड। तो आप लोग क्या करेंगे, जब आप उसके लिए स्टडी करेंगे तो जो भी आपका नोट्स बनाने वाला, हैंड नोट्स बनाने वाला कॉपी होगा, उस पे आप बाकायदा एक हेडिंग डालेंगे, टेक्निक्स और मेथड्स।
यूज़ टू डिटरमाइन प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस। उसके नीचे सारा पॉइंट करके आप लिखेंगे कि ये वाली टेक्निक है जिसको कि हम इसके इंटरैक्शंस को जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर कल की क्लास में आप उनको बताएँगे। ठीक है जी? दूसरा, अभी जो मैंने आपसे आपको सवाल का आंसर दिया कि व्हाई 16S rDNA इज़ यूज्ड फॉर द मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशंस, ये भी आप बताएँगे। उसके पीछे का रीज़न जो है वो भी आप अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंगली आंसर्स को लिखेंगे। ओके? ठीक है? जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि जो चीज़ हमने आपको समझाया, जो मैसेज मैंने आपको ट्रांसफ़र किया आप तक, आपने उसको रिसीव किया। आपने जो रिसीव किया उसको आप फिर से वर्ड के फॉर्म में कितना अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके? ठीक है फिर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख़्याल रखिए और पढ़ाई पे फ़ोकस करते रहिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए और नर्वस भी मत होइए, आपके पास बहुत टाइम है और आप अच्छे प्लेस पे हैं। डेफ़िनेटली आपको कुछ बेनिफिट इम्पैक्ट आप यहाँ से लेके जाएँगे, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी एंड गारंटी दोनों देता हूँ। अगर आप 1 महीने भी मेरे साथ यहाँ से जुड़े रहें, तो यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाएँगे जो कि ना कि सिर्फ़ आपके इस सीजीपीटीएम एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि आपके आगे जितने भी एग्ज़ाम्स आएँगे लाइफ साइंस के रिगार्डिंग में, आप उन सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में यहाँ से ली गई इन्फॉर्मेशंस को हमेशा यूटिलाइज़ करेंगे। ओके? ओके, गुड नाइट टू ऑल।